ढलती शाम के साथ साथ सूरज तेजी से ढलता जा रहा था और साथ साथ बढ़ता जा रहा था अंधेरा। और इस अंधेरे को चीरती जा रही थी कार की तेज हेडलाइट्स। करण के हाथ में स्टीयरिंग व्हील थी, पर आंखें बिल्कुल फ्यूल मीटर पर टिकी हुई थी, जहां पेट्रोल लगभग खत्म ही होने की कंडीशन में था। उसकी साइड में बैठी नंदिनी, जो कि काफ़ी चिंतित सी थी, जिस वजह से वो कभी करण को देखती तो कभी पेट्रोल के मीटर को, जो कि ख़त्म होने की कगार पे था। करण, मैं पूछती हूँ कि सुनसान सड़क पर क्या करोगे तुम इस रात में? करण ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने जानबूझकर गाड़ी में कम पेट्रोल लगवाया था। तुम्हारे सामने ही तो मैंने फुल ट्रैक करवाया था। अब पता नहीं यार कैसे हो गया ये, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। करण की बात पूरी होती उससे पहले ही गाड़ी हिचकोले खाती हुई रुक गई। शिट, ओ माय गॉड, नंदिनी चिल्लाई। अब इस जंगल में तुम कहां से लाओगी पेट्रोल? करण गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखता हुआ बोला। ओ नंदिनी, प्लीज जरा सोचने दो मुझे। फिर अपना मोबाइल निकाला, पर यह क्या, नेटवर्क तो था ही नहीं वहां पर। करण ने झुंझलाहट में मोबाइल गाड़ी के अंदर पटक दिया। नंदिनी गाड़ी में बैठती हुई बोली, करण रात हो गई है यार, अब क्या करें हम? ना गाड़ी में पेट्रोल है, अरे ना मोबाइल में नेटवर्क है यार, क्या करेंगे? तभी करण को दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट नजर आई। वो एकदम खुश हो तेजी से सड़क के किनारे मदहोश सा खड़ा हो गया और अपना हाथ हिलाने लगा। जल्दी ही एक ट्रैवलर गाड़ी करण के करीब आकर रुक गई। करण तुरंत लपक कर उस गाड़ी के ड्राइवर के पास जाकर रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, प्लीज क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? दरअसल हमारी गाड़ी। तभी उसकी बात काटते हुए ड्राइवर ने बाहर उतर कर पूछा, क्या हुआ, आपकी क्या गाड़ी बिगड़ गई है? करण बोला, नहीं नहीं नहीं, बस पेट्रोल पेट्रोल फिनिश हो गया है। अगर आप थोड़ा पेट्रोल दे दो तो किसी लॉन्ज या होटल तक पहुंच जाएंगे, बाकी तो फिर मैं कल सुबह कर लूँगा कुछ अरेंजमेंट। तभी ट्रैवलर का पिछला दरवाज़ा खोलकर एक युवक उतर आया और ड्राइवर से पूछने लगा, क्या हुआ रवि, क्या प्रॉब्लम है? ड्राइवर रवि ने जब करण की परेशानी उस युवक को बताई तो उस युवक ने करण से बोला, हाय मेरा नाम राजीव है और मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर निकला हूँ। हम बस कुछ ही देर आगे ढाबे पे रुक के एक लॉन्ज में जाएंगे और वहीं पर हम रात बिताएंगे। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं उस लॉन्ज तक। करण को सोचते हुए देखकर राजीव दोबारा बोला, आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में शायद कुछ छेद हो गया है, वो देखिए रास्ते में पेट्रोल की बूंदें गिरी हुई हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग हमारे साथ चलें। करण ये सुनकर नंदिनी से पूछने लगा, क्या करें बोलो अब? नंदिनी कुछ बोलती कि राजीव ने कहा, हमारे ग्रुप में गर्ल्स भी हैं, इसलिए डरिए नहीं और चलिए साथ में। ओके, करण ने कहा तो राजीव ने तुरंत रवि को कहकर करण की गाड़ी को एक रस्सी से अपनी गाड़ी में बांध लिया। फिर करण और नंदिनी को अपने ट्रैवलर में बिठाकर वो चल पड़े। वो लोग काफ़ी तेज़ी से जा रहे थे। ट्रैवलर में चढ़ते ही नंदिनी ने देखा कि वो यंगस्टर्स का ग्रुप था जो ट्रिप पर निकला था। राजीव ने सबका इंट्रोडक्शन कराया, ये है मेरे फ्रेंड्स अभिषेक, कुणाल, गोलू, ईशा, रितिका और महक, और दोस्तों ये है करण और उनकी वाइफ नंदिनी। सबने हाय कहा और फिर म्यूज़िक सुनने में लग गए। ट्रैवलर बड़ी स्पीड से भाग रही थी और नंदिनी का दिल भी इसी स्पीड से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि क्या इनके साथ आकर उन्होंने ठीक किया। कि तभी राजीव ने 2 कप में कॉफ़ी देते हुए कहा,
लीजिए लीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। करण ने थैंक्स कहकर कॉफ़ी का कप ले लिया और पीने लगा, पर नंदिनी ने बिल्कुल भी नहीं पिया। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ मिलाया तो नहीं है कॉफ़ी में। लगभग 20 मिनट में ट्रैवलर एक लॉन्च के आगे जाकर रुक गई। राजीव ने सबको जोर से आवाज़ देकर कहा, चलो फ्रेंड्स, आज रुकने का हमारा ठिकाना हो गया। कम ऑन मूव। सब अपने बैग्स लेकर नीचे उतर पड़े। करण और नंदिनी ने भी अपनी गाड़ी से बैग लिए और सबके साथ लॉन्च की ओर चल पड़े। लॉन्च को देखकर नंदिनी के कदम कुछ थम से गए। करण ने फुसफुसाते हुए बोली, करण, ये लॉन्च कितनी पुरानी और खस्ता हाल दिख रही है। यहाँ रात बिताना क्या ठीक होगा? करण ने दबे सुर में कहा, अब इसके सिवा चारा ही क्या है हमारे पास। राजीव ने उन्हें यूं ही देखते हुए कहा, डरिए नहीं आप लोग, हम सब इतने सारे लोग हैं, फिर क्यों डर रहे हैं इस तरह? अरे नहीं नहीं, करण ने थोड़ा हंसकर कहा, वो पुराना लॉन्च है ना, तो मेरी वाइफ थोड़ा परेशान हो गई है। डोंट वरी नंदिनी जी, ईशा ने मजाक करते हुए कहा, यह पुरानी ज़रूर है, पर भूत चुड़ैल नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। यह सुनते ही सब जोर जोर से हंस पड़े। लॉन्च के रिसेप्शन पर बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति जो सो रहा था। कुणाल और अभिषेक ने बड़ी जोर से काउंटर पर रखी बेल बजाई तो वो बूढ़ा व्यक्ति जागकर अचानक से बोला, कौन है? क्या हुआ? राजीव ने आगे आकर कहा, हमें आज रात के लिए आपके लॉन्च में रूम चाहिए, मिलेगा ना? वो बूढ़ा विचित्र हंसी हंसते हुए बोला, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, सभी रूम तो खाली पड़े हैं। अरे कोई रूम बॉय या वेटर नहीं है क्या? करण बोला, यार वो सामान रूम तक ले जाता हमारे। बूढ़ा व्यक्ति व्यंग से बोला, अरे एक बैग उठाने के लिए क्या आदमी ढूंढ रहे हो आप? वैसे 2 वेटर हैं यहाँ पर भी, पर अभी वो लोग सो रहे होंगे। ओके 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 ओके। अभिषेक और कुणाल ने बूढ़े से रूम की चाबियां ली और सबको लेकर ऊपर सीढ़ियों की ओर बढ़े। एकदम पुराने डिजाइन की लकड़ी और मकान बिल्कुल अलग ही तरह का बना हुआ था। लकड़ी की सीढ़ियाँ बड़ी अचकनी सी बनी थी, जिसमें पैर रखते ही वो पूरे माहौल में चन की आवाज़ गवा रही थी। सबको फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम में रुकाकर राजीव खुद कॉर्नर पर बने रूम में शिफ्ट हो गया। करण और नंदिनी जब अपने रूम में पहुंचे तो देखा उनके कमरे की सजावट बहुत ही पुरानी शैली से की थी। भारी लकड़ी का एक पलंग और उस पर पीपल की नक्काशी की गई थी। वाओ! करण उछल पड़ा, क्या शानदार पलंग है यार, एकदम राजा महाराजा स्टाइल। और तुम खामा का डर रही थी यार, यहाँ पर देख रही हो कितना मजा आ रहा है। नंदिनी भी प्रशंसा भरी नजरों से पीतल की नक्काशी देखने लगी। इतनी बारीक कारीगरी थी कि बस। तभी अचानक से जोर से चीख पड़ी, करण! करण एकदम चौंक गया, क्या हुआ तुम्हें, ये चीखी क्यों? नंदिनी ने सहमते हुए उस पलक के कॉर्नर की ओर इशारा किया। वहां बने मोर पर लाल धब्बा लगा हुआ था। नंदिनी बोली, अरे करण, ये पक्का खून का निशान है, मुझे नहीं रहना इस लॉन्ज में। चलो ना, हम रात अपनी गाड़ी में बिता लेंगे। करण ने उसे समझाते हुए कहा, ओ नंदिनी, तुम भी यार क्या बच्चों सी बातें कर रही हो। हमारा लक अच्छा था कि हमें यूं सुनसान जगह पर लिफ्ट मिल गई और ये लॉन्ज में रुकने को मिला, नहीं तो पता नहीं क्या होता हमारा। नंदिनी जिद करते हुए बोली, नहीं करण नहीं, मुझे नहीं सुनना कुछ, मैं जा रही हूं नीचे। राज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पलंग पर बिठाया और बोला, ओके, मैं नीचे जाकर रिसेप्शन से दूसरे कमरे की चाबी ले लूंगा, बस। करण नीचे सीढ़ियां से उतरकर लॉन्च के रिसेप्शन में पहुंचा तो देखा कि वहां एक युवक बैठा हुआ रजिस्टर में कुछ लिख रहा है। करण को देखते ही उसने पूछा, जी बोलिए सर, क्या कर सकता हूं आपके लिए?
करण ने इधर उधर देखते हुए कहा, वो बुजुर्ग यहाँ पर था, वो कहाँ चले? बुजुर्ग? वो युवक हैरत से करण को घूरने लगा। अरे आप कहीं सपना तो नहीं देख रहे यहाँ पर? रिसेप्शन पर तो मैं ही रहता हूँ। ये आपने किसे देख लिया? ये पीछे ही रूम है मेरा, रात को भी यहीं सोया रहता हूँ। करण एकदम चिल्ला पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी थोड़ी देर पहले जब हमने लॉन्च में चेक इन किया तब तक तुमने एक बूढ़ा आदमी बैठा था यहाँ पर। हो, वो युवक सोचते हुए बोला, लगता है आप शायद नींद की वजह से यूं अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। देखिए जनाब, इस पूरे लॉन्च में सिर्फ 4 लोग काम करते हैं और वो सारे जवान हैं। अंडरस्टैंड? करण तो शौक के मारे भूल ही गया कि वो रिसेप्शन पे आया क्यों था। उस युवक ने पूछा, आप वो खैर छोड़िए, कहिए क्या प्रॉब्लम थी आपको? तो करण एकदम से जैसे होश में आते हुए बोला, वो हमें रूम चेंज करना है। क्यों? मैंने तो आपको एकदम बेस्ट रूम दिया था इस लॉज का, वो युवक बोला। ओह माय गॉड, करण सोचने लगा, क्या वाकई में मेरा दिमाग चल गया था? तभी उसे ऊपर के फ्लोर से एक तेज आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई भारी चीज़ गिरी हो। वो लपक कर ऊपर भागा। पीछे पीछे युवक भी आने लगा। अभी वे दोनों सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि अचानक से नंदिनी की जोरदार चीख सुनाई दी। करण! नंदिनी की चीख सुनते ही करण घबरा कर और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। घबराते हाफते हुए जब वो अपने रूम तक पहुंचा तो देखा रूम में लगा सीलिंग फैन टूटकर नीचे पीछे पलंग पर पड़ा है। नंदिनी एक कोने में खड़ी डरती हुई कांप रही थी। ओह गॉड! करण के पीछे आ रहे रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ये पंखा कैसे टूट कर गिर गया? करण ने गुस्से से कहा, इस पर झूला झूल रही होगी शायद मेरी वाइफ। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कहता कि तब तक राजीव और उसके फ्रेंड भी जमा हो गए। राजीव ने रूम का हाल देखा और अचरज से कहा, अरे ये सीलिंग फैन इस हालत में, सब ठीक तो है ना? करण ने नंदिनी को संभालते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। अभी ये फैन मेरी वाइफ के सिर पे गिर जाता तो? राजीव ने उस रिसेप्शनिस्ट को डांटते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा है? ये लोग मेरे गेस्ट हैं, अगर कुछ भी हुआ ना तो। तभी करण ने टोकते हुए बीच में कहा, राजीव तुमने ध्यान नहीं दिया क्या एक बात पर? किस बात पर दोस्त? राजीव थोड़ा उलझन में पड़ गया। अरे ये देखो ना इस रिसेप्शनिस्ट को, करण ने जोर देते हुए कहा। राजीव करण की ओर अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, इस रिसेप्शनिस्ट में ऐसा क्या है जो देखूं मैं? मतलब मैं समझा नहीं कुछ। देखा तो था ना हमने जब चेक इन किया था। अब तो करण लगभग चिल्ला ही पड़ा, क्या बात कर रहे हो राजीव तुम? हम जब लॉन्च में आए थे तो एक बूढ़ा आदमी बैठा था रिसेप्शन पर। बूढ़ा आदमी? सब एक दूसरे को हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। अब रिसेप्शनिस्ट बोला, सुनिए, अगर आपको ये रूम पसंद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दूसरे रूम में शिफ्ट करवा देता हूँ, पर ये अनाप शनाप बातें ना करिए प्लीज़। अब तो करण का पारा ही चढ़ गया। उसे नंदिनी को कहा, तुमने देखा था ना डियर उस बूढ़े व्यक्ति को, फिर ये सब लोग ऐसे मजाक क्यों बना रहे हैं? नंदिनी ने बोला, ओह प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी राजीव ने बीच बजाव करते हुए कहा, आप लोग चलिए और मेरे रूम में शिफ्ट हो जाइए, मैं साइड के रूम में चला जाऊंगा, ओके? करण कुछ बोलता कि इससे पहले ही वो रिसेप्शनिस्ट उन लोगों का बैग उठाकर राजीव के रूम की ओर चल पड़ा। करण और नंदिनी पीछे पीछे असमंजस में सोचते हुए राजीव के रूम की ओर चल पड़े। राजीव दूसरे रूम में चला गया। करण अब तक अपने में ही खोया बैठा था कि नंदिनी बोली, सुनिए मैं थोड़ा फ्रेश होकर दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। करण ने सिर हिला दिया बस। नंदिनी अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई। करण ने सोचा,
हो सकता है यार यहाँ नेटवर्क मिल जाए मोबाइल का। ये सोचकर उसने अपना मोबाइल निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डाला, पर मोबाइल तो था ही नहीं। हो लगता है शायद ऊपर सीढ़ियों पर भागते समय नीचे गिर गया होगा। उसने नंदिनी को पुकारते हुए कहा, मैं ज़रा नीचे मोबाइल ढूंढने जा रहा हूँ। करण ने रूम बंद किया और सावधानी से नीचे देखते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे रिसेप्शन में पहुंचा, अचानक वैसे ही तभी उसकी नज़र सामने पड़ी तो सामने चेयर पर वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। करण को देखते ही वो चिड़े स्वर में कहने लगा, क्या सर आप लोग अपने मोबाइल को भी संभाल के नहीं रखते, यही रिसेप्शनिस्ट पर भूल गए हैं और फिर हमें बदनाम करते हो। करण ने चीखते हुए कहा, आप यहाँ कैसे? बूढ़े व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अरे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा, आखिर इस लॉन्च का रिसेप्शनिस्ट हूँ। क्या? करण अभी ये सुनते ही उबल पड़ा था। तो फिर वो युवक कहाँ है जो अपने को रिसेप्शनिस्ट बता रहा था? देखिए मिस्टर, आपको नींद आ रही है, अब आप रूम में जाइए और सो जाइए, बूढ़ा रूखे स्वर में बोला। करण उसे घूरते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो अपने रूम में ना जाकर सीधे राजीव के रूम में पहुंच गया। उसने डोर नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, क्या मुश्किल है, 1 मिनट चैन नहीं मुझे। और कुछ सेकंड में दरवाज़ा खुला तो सामने खड़े शख्स को देखकर करण चकरा गया। सामने वो युवक खड़ा था जो खुद को रिसेप्शनिस्ट बता रहा था। करण जोर से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? राजीव का रूम है ना ये तो? राजीव किधर है? अरे बोलो, चुप क्यों खड़े हो? वो युवक करण को घूरते हुए कहा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों पड़े हैं मेरे पीछे आखिर? प्लीज आप जाइए अपने रूम में। अब करण गुस्से से उस युवक को धकेलते हुए रूम के अंदर घुस गया और जोर जोर से राजीव को पुकारने लगा, राजीव किधर हो तुम? तभी करण की नज़र कोने में रखी बड़ी सी अलमारी की ओर जाती है। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसमें से एक हाथ निकलकर बाहर लटक रहा था। अब तो करण की चीखें गूंज उठी। वो लपक कर अलमारी को खोलने लगा, पर जैसे ही करण ने दरवाजे को खोला, राजीव की खून से लथपथ लाश करण पर गिर पड़ी। करण इतनी जोर से चीखा कि नंदिनी समेत सभी भागते हुए चले आए। अरे क्या हुआ, ऐसे चीखे क्यों, क्या हुआ? सब यही पूछ रहे थे। करण ने जैसे ही नंदिनी को देखकर वो चिल्ला पड़ा, देखो नंदिनी इस बदमाश ने राजीव की हत्या कर अलमारी में भर दिया, देखो उसे। क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर? वो युवक गुस्से से बोला, मैं तो अभी तुम्हारी चीख सुनकर यहाँ पर आया हूँ इस रूम में। झूठे मक्कार! करण बौखलाहट और डर से एकदम ही बकवास हो गया। तुमने ही तो अभी राजीव के रूम का दरवाजा खोला था जब मैंने नॉक किया था। ओ व्हाट द प्रॉब्लम विद यू? हाँ, वो युवक भी चिल्लाने लगा, जब से इस लॉज में आए हो तब से कितना ड्रामा कर रहे हो, अब बहुत हो गया, अब तो तुमने मर्डर ही कर दिया राजीव का। नंदिनी ने हैरत और घबराहट से पूछा, करण राजीव को क्यों मार डाला तुमने भला? वो तो हम लोगों की हेल्प ही कर रहा था। नहीं 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 नहीं, करण पूरा जोर लगाकर चीखा, राजीव को मैंने नहीं, इस आदमी ने मारा है। वो रिसेप्शनिस्ट भी चिल्लाया, मैं तो रिसेप्शनिस्ट पर बैठा था, सबके साथ तो आया हूं अभी। फिर अचानक वो नंदिनी की तरफ मुड़कर बोला, मैडम आपके पति ने मर्डर किया है, आप इन्हें रूम में लेकर चलिए और मैं नीचे पुलिस को बुला कर आ रहा हूँ। और हाँ, इस रूम को लॉक कर देता हूँ ताकि सबूत से कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। फिर उसने सबको रूम से बाहर निकाल कर लॉक कर दिया और नीचे चल पड़ा। नंदिनी भी करण के साथ परेशान हाल में अपने रूम की ओर चल पड़ी। करण गुस्से से बड़बड़ा रहा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उस फ्रॉड को पकड़वा कर ही दम मानूंगा। नंदिनी ने किसी तरह उसे समझा मुंझा कर रूम में बिठाया और ग्लास में पानी लेकर आई। लो करण, पानी पी लो।
करण ने पानी पीकर गिलास नंदिनी को दे दिया। नंदिनी बोली, जस्ट चिल, तुम अपने माइंड पर ज़्यादा जोर मत डालो, पुलिस असली कातिल को पकड़ ही लेगी। मैं आती हूँ, बस अभी डिनर के लिए कहकर। नंदिनी बाहर चली गई और करण अपनी आंख बंद करके सोचने लगा, क्या सच्ची में वो पागल हो रहा है? तभी दरवाजे पर आहट आई। करण ने कहा, अरे नंदिनी, इतनी जल्दी आ गई तुम? और जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुला, करण की खौफनाक चीख गूंजी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरवाज़ा खोलकर खून में लथपथ राजीव आया था रूम के अंदर। करण की धड़कनें मानो काफ़ी तेज चल रही थी। राजीव धीरे धीरे उसके समीप आता जा रहा था। तभी राजीव ने अपने दोनों हाथ करण की गर्दन की ओर बढ़ाए और एक भयानक कहकाया लगाया। करण की सांसें थम गईं, उसकी पुतलियां उलट हो गईं और वो बेड पर ही लुढ़क गया। तभी दरवाजे से नंदिनी अंदर आई और जाकर खून से लथपथ राजीव की बाहों में झूल गई। ओ राजीव, वंडरफुल, सुपर, राजीव ने उसे हटाते हुए कहा। ओ बेबी, मुझे मेकअप तो साफ करने दो पहले, नहीं तो ये लाल रंग तुम्हारे कपड़ों पर भी लग जाएगा। नंदिनी ने एक फ्लाइंग किस देते हुए उससे कहा, नो प्रॉब्लम डियर, हमारा प्लान तो सक्सेस हो चुका, अब क्या चिंता। राजीव ने हंसकर उसे गले लगा लिया, फिर बोला, सच में मैं तो कॉलेज टाइम से ही तुम्हारी एक्टिंग का फ़ैन था, पर इस ड्रामे में तुमने तो गजब ही ढा दिया। वो पेट्रोल टैंक में छेद करना, फिर लॉन्च में आकर ड्रामा करना, वाओ बेबी, सुपर। तभी दरवाजे पर नॉक हुई और वो रिसेप्शनिस्ट युवक अंदर आया और बोला, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है कि तुम्हारे लॉन्च के कस्टमर की तबीयत ख़राब हो गई है। अब वो चेक करके ईज़िली हमें डेथ का, हार्ट अटैक का सर्टिफिकेट दे देगा। हाँ, नंदिनी मुस्कुराई, वो सर्टिफिकेट ही हमें 1 करोड़ का इंश्योरेंस का पैसा और करण की तमाम जायदाद दिला देगा। वो युवक हंसकर बोला, हमारा इनाम ना भूल जाना, मेरे बूढ़े चाचा को भी स्पेशल टिप मिलनी चाहिए अपनी शानदार एक्टिंग के लिए। फिर राजीव ने अपने साथियों को बुलाया और अपने प्लानिंग की कामयाबी की सूचना दी। नंदिनी बोली, अब जल्दी से जाओ और अपने कपड़े बदल कर हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं भी जाकर ये रंग लगे कपड़े बदल लेती हूँ। और फिर सब रूम में चले गए। नंदिनी थोड़ी देर बाद बाथरूम में चली गई और जैसे ही वो बाथरूम से निकली तो देखा कि बेड पर करण की लाश थी ही नहीं। वो चीखते चिल्लाते राजीव के रूम पर जाके पुकारने लगी, राजीव, जल्दी आओ प्लीज़, वो बेड से करण की बॉडी गायब हो गई। राजीव हड़बड़ाते हुए बाहर आया, क्या कर रही हो बेबी? और वो दोनों भागकर रूम में देखने लगे, पर कोई नहीं मिला। फिर चिल्लाते परेशान होते हुए राजीव और नंदिनी नीचे रिसेप्शन पर पहुंचे तो देखा वहां पर करण आराम से बैठा मुस्कुरा रहा है। तुम जिंदा हो? राजीव किसी तरह बोला, जी मिस्टर राजीव। और नंदिनी बेबी, मैं जिंदा हूँ। बस तुम दोनों की एक्टिंग देख मुझे भी होश आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मरने की थोड़ी सी एक्टिंग कर लूँ। और हाँ, वो तुम्हारा बुलाया डॉक्टर तो अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कब आएगा, लेकिन हाँ, मेरी बुलाई पुलिस अब बस पहुंचने ही वाली है। उसने काउंटर पर रखे फ़ोन की ओर इशारा करते हुए कहा। राजीव और नंदिनी कुछ सोच पाते या प्लान बना पाते, तब तक तो पुलिस की गाड़ी लॉन्च के गेट पर आज पहुंची थी। करण हंसता हुआ बोला, लो, अब तुम्हारी एक्टिंग का अवार्ड देने पुलिस आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे देखने से पहले अगर आपने कल का पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देखें। अब आगे ये पार्ट 2 है। राजू, तू ठीक तो है ना? और तू इधर जंगल के अंदर क्या कर रहा था?
और तू भागते हुए क्यों आया? कौन था तेरे पीछे? अरे बोलेगा? करण ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। अरे रुकेगा तू? यहां मुझसे ठीक से सांस नहीं ली जा रही और तू है कि सवाल पर सवाल पूछता जा रहा है। राजू ने झुंझलाकर जवाब दिया। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? पीछे से किसी की कड़क आवाज आई। राजू और करण ने चौंक कर उस ओर देखा। दोनों की जैसे सांसें गले में अटक गई हों। सामने राजू और करण के पिता गांव के कुछ आदमियों के साथ खड़े थे। राजू को लगा जैसे वो आसमान से गिरकर खजूर पटक गया हो। कुछ बोलोगे भी या सांप सूख गया दोनों को? इस बार करण के पिता ने प्रश्नवाचक नजरों से दोनों को देखते हुए कहा। सांप का नाम सुनकर राजू की जैसे झटका लगा हो। वो पिताजी हम तो यहीं, राजू अटक अटक कर बोल रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे अपने बाबूजी से, क्योंकि अगर वो सच बताता तो बहुत मार पड़ती। क्या ये वो? सच सच बताओ, कहाँ थे तुम दोनों? और घर से इतनी दूर जंगल के पास क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी माँ कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही है? वहां गांव में सब तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी में जुट रहे हैं और तुम ना जाने सुबह से कहाँ घूम रहे हो। राजू के पिता ने क्रोध भरे स्वर में उन दोनों को झाड़ते हुए कहा। कहीं तुम दोनों इस जंगल में तो नहीं चले गए थे? एक गांव वाले ने आशंका जताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। सच सच बताओ, कहाँ थे तुम दोनों? मुखिया ने चिल्लाकर पूछा। अब राजू ने हिम्मत नहीं थी सच छुपाने की। उसने डरते डरते सबको सारी घटना बता दी। उसने जो कुछ भी देखा था। भोलेनाथ की कृपा की कि ये सब अपनी आंखों से देखकर भी आपका बेटा जिंदा आ गया। मुखिया जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या होता, नहीं तो आज तक कोई भी उस जंगल से जिंदा नहीं वापस आया। गांव के एक आदमी ने आश्चर्य जताते हुए कहा। अभी इन बातों का समय नहीं है। शाम हो गई है, घर पर सभी परेशान हैं और कार्यक्रम का भी समय हो गया है। अभी घर चलते हैं और तुम दोनों अब घर चलो। और खबरदार जो अपनी माँ को इस बारे में बताया तो। मुखिया ने अपने बेटे को हिदायत देते हुए सभी को वापस चलने की हिदायत दी। राजू को सही सलामत देखकर उसकी माँ ने चैन की सांस ली। सब जलसे के लिए तैयार होने लगे। रात घिर और कार्यक्रम शुरू हो गया। राजू भी वो घटना भूलकर अपने कार्यक्रम का आनंद लेने लगा। मुझे तो लगा है मुखिया जी कि शिवचरण बाबा को सब बता देना चाहिए, कहीं गांव पर कोई मुसीबत ना आ जाए। एक गांव वाले ने दूसरे के कान में धीरे से कहा, जो मुखिया के साथ गए थे राजू को ढूंढने। हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। पिछले 30 सालों से किसी ने उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। जो आखिरी आदमी उस जंगल में गया था वो शिवचरण बाबा ही थे। वो जिंदा तो लौट आए पर अपनी आंखें खो दी। तब से उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी उस जंगल में ना जाए। दूसरे आदमी ने कहा। पता नहीं इस लड़के को क्या सूझी वहां जाने की। देखते हैं कार्यक्रम के बाद मुखिया जी क्या फैसला लेते हैं, पहले वाले आदमी ने बोला। तभी एक तरफ से तेज शोर उठा, सांप सांप, और महफिल में भागदौड़ मच गई। मुखिया ने जल्दी से अपनी पत्नी और बेटे को नौकर के साथ घर भेज दिया। तब तक आदमी भागता हुआ मुखिया के पास आया और बोला, मुखिया जी जल्दी चलिए, वो वंशी कुमार की पत्नी को सांप ने काट लिया है। क्या? वैद्य जी को जल्दी वहां लेकर पहुंचो, हम बस अभी आते हैं। मुखिया जी इतना बोलकर अपने घर की तरफ गए। अरे राजू की माँ, ध्यान से सुन, लल्ला को घर के बाहर मत निकलने देना, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो। मैं कुमार के घर आता हूँ, उसकी पत्नी को सांप ने काट लिया है। इतना कहकर मुखिया जी बाहर चले गए। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इत्तेफाक है या कुछ और, पर वो बेहद डरा हुआ था। इधर मुखिया जी जब कुमार के घर पहुंचे तो पता चला कि कुमार की पत्नी नहीं रही, उसका शरीर जहर से नीला पड़ गया था। बहुत भयंकर विषधर ने काटा है, मेरे पास इसका कोई तोड़ नहीं था।
मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वैद्य जी ने अफसोस करते हुए बोला, मुखिया जी, आपसे कुछ कहना है, थोड़ा किनारे चलिए। एक आदमी ने मुखिया जी के कान में कहा। किनारे ले जाकर उसने मुखिया से हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, आपके लड़के ने उस जंगल की सीमा पार की, तभी ये सब हुआ। नहीं तो इतने वर्षों में इस गांव में सर्वदंश से किसी की जान नहीं गई है। तो अब क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मुखिया उलझन भरे स्वर में बोला, हो सकता है, पर आपको शिवचरण बाबा को सारी बात बता देनी चाहिए। शायद वो कुछ बता पाएं। इससे पहले कोई और घटना हो, आप उनसे मिलकर सब कुछ बता दो। आदमी सलाह देकर वहाँ से चला गया। मुखिया जी सोच में पड़ गए कि क्या करें। फिर कुछ सोच विचार करके वे शिवचरण बाबा के घर की ओर चल पड़े। दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवचरण बाबा अंधेरे में लाठी ढूंढते हुए वहाँ पर उठ गए। वर्षों पहले एक हादसे ने उनसे उनकी आंखें और परिवार दोनों छीन लिया था। अब वो गांव के किनारे अपनी झोपड़ी में अकेले रहते थे। गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनकी यथासंभव सहायता भी कर देते थे। दृष्टिहीन होने पर भी बाबा प्रायः अपना सभी काम स्वयं ही करते थे। कहते हैं, ईश्वर एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ से देता भी है। इसलिए आंखें खोने के बाद भी बाबा की चीज़ों को महसूस करने की अद्भुत क्षमता ईश्वर की ही देन थी। कौन है इतनी रात को? क्या काम है? शिवचरण बाबा ने आवाज लाकर पूछा। बाबा, मैं हूँ, बोलू। बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। क्षमा चाहता हूँ इतनी रात को आपको कष्ट दिया, पर बात ज़रूरी है, मुखिया ने याचनापूर्वक कहा। बाबा ने कुंडी टटोली और किवाड़ खोलकर मुखिया को अंदर बुलाया। एक छोटा सा दिया झोपड़ी के कोने में जल रहा था, जिससे वहाँ हल्की रोशनी थी। बताओ क्या बात है, जो सुबह का भी इंतज़ार नहीं हुआ? सब कुछ ठीक है? बाबा ने कुछ आशंका व्यक्त करते हुए पूछा। मुखिया ने अपने बेटे को उस जंगल से लेकर जंगल के बाहर तक की सारी कहानी सुनाई और साथ ही कुमार की पत्नी का भी सारा वाक्य सुना दिया, जिसकी मृत्यु हो गई थी। मूर्ख, तू उसी वक्त मेरे पास क्यों नहीं आया जब तुझे तेरा बेटा जंगल के बाहर मिला था? ये क्या किया उसने? वो बालक था इसलिए जिंदा और सही सलामत आ गया, नहीं तो या तो जिंदा नहीं आता या मेरी तरह कुछ हो चुका होता, बाबा ने क्रोधित स्वर में कहा। ऐसा मत बोलिए बाबा, मेरे बेटे से गलती हो गई। बच्चा है, अभी जिज्ञासा वश वो जंगल में पहुंच गया था। उसको कोई खतरा तो नहीं है? मुखिया भयभीत स्वर में बोला। जिस जगह तेरा बेटा गया वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाता। और जो ये दुस्साहस करता है उसको पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलता, जैसे मुझे नहीं मिला। सब कुछ तो खो दिया, और जो ये जीवन है वो भी अपनों के बिना एक सजा की तरह काटने के लिए छोड़ दिया उन्होंने मेरे को। इतना बोलकर बाबा चुप हो गए, क्योंकि उनका गला भर आया था उस पल को याद करके जब उन्होंने अपने परिवार को खोया था। किसने बाबा? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसने आपको ये सजा दी? कुछ तो बताइए, मुखिया जी दुखी स्वर में बोले। मुखिया की बात सुनकर बाबा यादों से फिर वर्तमान में आए। उन्होंने, जिनका वो जंगल में निवास है, जिनसे ये रहस्य जुड़ा है। और इतना कहकर बाबा एक पल को फिर चुप हो गए। बताइए ना बाबा, क्या है वहाँ? किसका स्थान है वो? मुखिया अधीर होकर पूछा। श्रापित नागों का। बाबा ने बस इतना ही कहा था कि उन्हें किसी के आने की आहट सी हुई। बाबा को एक अजीब सी आहट होती है और वो इस आहट को अच्छी तरह पहचानते थे। खतरा आसपास ही मंडरा रहा है, इसलिए वो मुखिया से कहते हैं, भोलू, तुम अभी यहाँ से जाओ और गांव में सब तक ये संदेश पहुँचा दो कि सुबह तड़के सभी को पूरी तरह पवित्रता के साथ गांव के प्राचीन शिव मंदिर के प्रगदंड में वहाँ पर इकट्ठा होना होगा। पर बाबा, आपने इन शापित आंखों के बारे में नहीं बताया। बताइए ना, आप वहाँ कब और क्यों गए थे, और वहाँ इतने सांप कहाँ से आ गए?
मुखिया सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अधीर था। तुम अभी जाओ यहाँ से और सभी को मेरा संदेश पहुँचा दो, और आज की रात सभी अपने घरों के अंदर ही रहो, और दरवाजे पर मंदिर के सिंदूर उससे बनाकर एक रेखा खींच दो। अब जाओ, बाबा ने आदेश देते हुए कहा। ठीक है बाबा, मैं आपका संदेश गांव वालों तक पहुंचा दूंगा। सुबह हम सभी मंदिर में एकत्रित हो जाएंगे। ये बोलकर मुखिया जी वापस जाने के लिए मुड़े। रुको, ये ताबीज़ पहन लो, तभी बाहर जाओ, क्योंकि तुम्हारे परिवार को ज़्यादा खतरा है। अब जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी और इस गांव की रक्षा करेंगे। बाबा ने अंधेरे में टटोल कर एक ताबीज़ अपनी चारपाई के सिराने से निकाला और वो ताबीज़ उठाकर मुखिया के हाथ में दे दिया। मुखिया जी घर के रास्ते में ही दीनू का घर था, जो मुनादी किया करता था। मुखिया ने दीनू के घर जाकर उसे तुरंत गांव के चौराहे पर जाकर बाबा के आदेश को मुनादी द्वारा गांव के हर घर तक पहुंचाने को कहा। गांव बहुत बड़ा नहीं था, मुश्किल के 20 या 25 घर ही होंगे। दीनू ने अपना काम कर दिया और तब तक मुखिया जी उसके साथ ही रहे, ताकि उसको किसी भी प्रकार के खतरे से बचा सके। उसको वापस घर छोड़कर वे अपने घर आ गए और मुख्य दरवाजे पर मंदिर से सिंदूर लगाकर एक रेखा खींच दी और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मुखिया जी की पत्नी बाहर आंगन में आ गई। आपको आने में बहुत समय लग गया, मुखिया की पत्नी ने उनके लिए चारपाई लगाई और पूछा। राजू कहाँ है? वो मेरे जाने के बाद बाहर तो नहीं आया? मुखिया ने उसका प्रश्न अनसुना करते हुए पूछा। नहीं, वो काफ़ी डरा हुआ था। खाना खिलाकर सुला दिया है, आप चिंता ना करो। और आधी रात को दीनों किस बात की मुनादी कर रहा था? मुखिया की पत्नी ने प्रश्न किया। जो भी है कल पता लग जाएगा, सब्र रखो। और वैसे भी तुमने अगर राजू की हरकतों पर ध्यान रखा होता तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुखिया जी ने गुस्से में बोला। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? और राजू का इन सब से क्या लेना देना? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? मुखिया की पत्नी को संदेह हुआ। जाकर खाना लगाओ मेरे लिए, बहुत थक गया हूँ, और तुम होगी सवाल पर सवाल पूछे जा रही हो। जो भी है कल सुबह पता लग जाएगा। मुखिया जी अब झुंझला के उठे। ठीक है, आप मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ये कहकर मुखिया की पत्नी रसोई में खाना लगाने चली गई। मुखिया जी ने खाना खाया और आकर चारपाई पर लेट गए और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई। अरे सुनती हो? कल सुबह तड़के ही नहा धोकर तैयार हो जाना और राजू को भी तैयार कर देना। शिव मंदिर जाना है, सभी गांव वाले आएंगे। क्यों जी, कल कुछ है क्या? ना तो अभी सावन का महीना है, ना शिवरात्रि, फिर सारा गांव मंदिर में क्यों इकट्ठा होगा? मुखिया जी की पत्नी ने रसोई से आवाज़ लगाकर पूछा। तुमसे इतना बोला है उतना करो, ज़्यादा सवाल ना करो और अल्लाह के पास ही सो जाओ। आज मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर मुखिया जी आंखें बंद कर कर लेट गए। हालांकि नींद कोसों दूर थी, रह रहकर उनको बाबा की बात याद आ रही थी और राजू और गांव की सुरक्षा को लेकर भी ये मनाशील थे। फिर भी वो पूरी रात जागे रहे। सुबह हुई। सुबह सभी गांव वाले मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हो गए। मुखिया जी, राजू और उनकी धर्मपत्नी वहाँ पर पहले ही पहुँच चुके थे। सभी बाबा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। मुखिया जी ने लखन को भेजा था बाबा को मंदिर लाने। मुखिया जी, हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ परेशानी है का? गांव की एक महिला ने मुखिया जी से प्रश्न किया। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ी देर अपनी जिज्ञासाओं को शांत रखें। थोड़ी देर में आप सभी को आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। बस शिवचरण बाबा को आ जाने दीजिए। मुखिया जी ने सभी से विनम्र निवेदन किया। बाबा का नाम सुनकर भीड़ में खुसर फुसर चालू होने लगी। सभी अपनी अपनी अटकलें वहाँ पर लगा रहे थे कि तभी किसी ने कहा, वो देखो बाबा जी आ गए। सभी उस ओर देखने लगे। लखन बाबा को मंदिर के प्रांगण में लेकर आ गया। जय भोलेनाथ। बाबा जयकारा लगाकर सभी गांव वालों से बोले, आप सभी को यहाँ आने का प्रयोजन पता चल जाएगा,
पर पहले हमें मिलकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर उनकी आरती करनी होगी। बाबा की आज्ञा अनुसार सभी ने पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ की आराधना की। फिर सभी मंदिर के प्रांगण में बैठ गए और सबसे आगे एक चबूतरे पर बाबा शिवचरण बैठ गए। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। कल ही गाँव में एक दुखद घटना हुई है जिसका मुझे शौक है और इस तरह की घटना फिर ना हो, इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। बाबा के इतना बोलते ही सब आपस में कानाफूसी करने लगे। कल की घटना तो एक हादसा थी। कुमार की पत्नी को सांप ने काट लिया था और समय पर उपचार ना होने से उनकी मृत्यु हो गई। इस बात का आज यहाँ आने से क्या संबंध? गांव के एक युवा ने एक प्रश्न किया। युवावस्था होते ही पूरी पारणिक होती है, हर बात में तर्क। तुमने तो मुझे मेरी जुबानी की याद दिला दी। इतने सालों में इस गांव में सर्वदंश से किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। जो कल हुआ उसका कारण वो घटना नहीं, एक चेतावनी थी। बाबा ने गंभीर होकर कहा। क्या कारण था और कैसी चेतावनी? साफ साफ बताइए बाबा, क्या परेशानी की बात है या हमसे कोई भूल हुई है? इस बार प्रश्न मुखिया जी की पत्नी ने पूछा। बेटा, शायद मुखिया ने अब तक तेरे को बताया नहीं कुछ। कारण है तुम्हारा ये पुत्र और उसका अनजाने में ये किया गया कृत्य जो पूरे गांव पर खतरा लेकर आया है, बाबा ने क्रोध में कहा। मुखिया की पत्नी स्तब्ध थी। उसने अपने पति की ओर देखा जो नजरें झुकाए खड़े थे और उसका लल्ला जो डर से उसका आंचल पकड़कर बैठा था। क्या किया है मेरे लल्ला ने और उसका इन सबसे क्या लेना देना बाबा? ये तो अभी बच्चा है, मुखिया जी की पत्नी ने अब चिंता में कहा। तेरे बेटे ने उस जंगल की सीमा लांघी है और वो उस रहस्य को देखकर आया है जो साधारण इंसान नहीं देखना चाहिए। कितने वर्षों से वहाँ कोई नहीं गया और जो गए वो भी जीवित नहीं आए, सिवाय तेरे बेटे के और मेरे, बाबा ने कहा। क्या मेरा बेटा उस जंगल में गया था? मुखिया जी की पत्नी को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ, और उसने उन्हें छेड़ दिया जो साक्षात मौत का दूसरा रूप है। उनके क्रोध की ज्वाला अग्नि से भी प्रचंड है। उनका कांटा सीधे यमलोक पहुंच जाता है। बाबा जैसे एक एक शब्द पर जोर देकर बोल रहे थे। सभी गांव वाले भयभीत हो गए। करण और राजू का जैसे डर से बुरा हाल था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक व्यक्ति बाहर आकर भय से चिल्ला पड़ा। वो देखो, मंदिर की सीढ़ियों के पास कितने सांप बैठे हैं। ये कहाँ से आ गए यहाँ पर? सभी ने उस ओर देखा और डर से चीखने लगे। किसी ने भी इतने सर्प एक साथ नहीं देखे थे। शांत हो जाओ, वो मंदिर के अंदर नहीं आएंगे, पर ध्यान रहे जब तक मैं ना कहूँ कोई भी मंदिर के बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मौत निश्चित है, बाबा ने तेज आवाज में कहा। पर बाबा, ये सांप हमारे गांव में कैसे आए और ये हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? एक युवक ने प्रश्न किया। ये सांप उस जंगल में रहते हैं, पर जो भी उस सीमा को पार करता है उसको जिंदा नहीं छोड़ते, और ये लड़का वहाँ से जिंदा आया है। तभी उन्होंने इस गांव में प्रवेश किया है, जिससे कि वो उस दुहासी और उस विधवासी को दंड दे सकें, और उनके मार्ग में जो भी आएगा वो उसको भी मृत्यु दे देंगे, बाबा ने चिंतित स्वर में कहा। पर बाबा, ये रहस्य क्या है? और आप भी तो उस जंगल में गए थे और जीवित हैं, तो ये सांप राजू के पीछे क्यों है? वो तो एक बालक है। उस आदमी ने हाथ जोड़कर बाबा से पूछा, जिसने मुखिया को बाबा के पास जाने की सलाह दी थी। हाँ बाबा, तो बता दीजिए कि ये क्या रहस्य है और आपको ये सब कैसे पता? मुझे मेरे बेटे की चिंता हो रही है बाबा, वो भी बच्चा है, भूलवश वहाँ चला भी गया तो इतना खतरा क्यों है? मुखिया जी अब बहुत अधीर हो चुके थे। बाबा कुछ समय चुप रहने के बाद बोलना शुरू कर दिए। बहुत साल पहले की बात है, जब मुझसे वो पाप हुआ जिसका पश्चाताप मैं आज तक कर रहा हूँ। मैं तब 20 साल का हट्टा कट्टा नौजवान था। मेरी शादी 8 वर्ष की आयु में हो गई थी, पर मेरी पत्नी मुझसे 2 वर्ष छोटी थी। गौना होने तक वो अपने मायके ही रही।
फिर 15 बरस की उम्र में उसका गौना करके हमारे घर लाया गया। मेरे माता पिता और पत्नी, बस छोटा सा सुखी परिवार था मेरा। मेरे पास बस कमी थी तो एक संतान की। कहते कहते बाबा अतीत की यादों में खो गए। मोहित, अरे वो मोहित कहाँ मर गया? शिवचरण बाबा की माँ चिल्ला चिल्ला कर उसे बुला रही थी। अरे का हो गया अम्मा? काहे चिल्ला रही हो? कान ठीक है हमारे, बोलो का बात है? शिवचरण, जिसको उसकी माँ से एक प्यारा नाम मिला था जो उसे मोहित कहती थी, वो झुंझलाते हुए बोला, अभी अभी तेरी काकी के घर से आ रही हूँ। उसकी बहू ने खुशखबरी जाके दी है, और एक तेरी औरत है, अभी तक कोई खुशखबर भी ना दी। अब तो लोग दबी जुबान बातें बना रहे हैं कि तेरी बीवी। अम्मा पूरी बात पूरी बोलती, इससे पहले मोहित ने टोक दिया, जिसको जो बोलना है वो बोलने दो माँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब होगा हो जाएगा, पीछे काहे पड़ी हो? मोहित को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी माँ आए दिन इस बात पर बवाल करती। पर मेरे भी तो अरमान है कि अपने पोते का मुंह देखूं, उसे गोद में खिलाऊं जैसे बाकी औरतें अपने पोते पोतियों को खिलाती हैं। अम्मा की नज़रों में याचना थी, जिसको मोहित समझता था, पर कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती। तेरी अम्मा सही कह रही है मोहित, अब तो मेरा ही मन करता है कि कोई बाबा कहकर पुकारे और मैं उसे गोद में खिलाऊं और पूरे गांव में घुमाऊं। मोहित के पिताजी, जो खेत से आए थे, फसल का गट्टर नीचे रखकर बोले। शिवचरण की पत्नी दरवाजे की ओट में सब सुन रही थी। उसके दिल को इन बातों से बड़ी ठेस लगती थी, पर वो किसी से कुछ ना कहती थी। वो भी माँ बनना चाहती थी, क्योंकि उसकी उम्र की सारी लड़कियां दो दो बच्चों की माँ बन चुकी थीं, और वो अभी सिर्फ एक के लिए तरस रही थी। पता नहीं भगवान उसके लिए इतना निष्ठुर क्यों है, ये सोचकर वो हमेशा रोती थी। फिर एक दिन गांव में एक महात्मा आए। वो शायद कोई सिद्धि योगी थे, जो समय समय पर भ्रमण करके निकलते थे। बाकी समय किसी गुफा या एकांत में समाधि में लीन रहते थे। वैसे तो आए दिन कई लोगों के साथ अलग अलग तरह की घटनाएं घटती होती हैं, जिन पे विश्वास करना तो दूर, उन्हें सोच पाना भी बहुत बड़ी बात है। यकीनन कोई इस बात को जाहिर कर पाता है और कोई किसी को नहीं भी बता पाता, इस डर से कि कहीं कोई उसका मजाक ना बनाए। लेकिन इससे हम इन चीज़ों को एक मजाक नहीं कह सकते। ये उन्हें ही पता होती है जिनके साथ ये बीती होती है। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। रीना अपने पति प्रजा के साथ हनीमून मनाने हिमाचल जाती है, और वहाँ कोई होटल ना मिलने के कारण दोनों एक कॉटेज में जाकर ठहरते हैं। और उस कॉटेज में रीना के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से वो डर के सायरे में रहने लगती है। उसे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अब देखना ये है कि ये कोई साया है या कोई इंसान। अब शुरू करते हैं कहानी को। आधी रात हो रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर रीना की आँख खुलती है। वो लाइट जलाकर समय देखती है तो घड़ी में 2:30 बज रहे थे। वो सोचने लगती है कि आखिर इतनी रात को कौन फ़ोन कर सकता है। फ़ोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। फिर रीना उठकर फ़ोन को उठाती है और हेलो कहकर पूछती है, कौन है? क्यों इतनी रात को फ़ोन कर रहे हो? लेकिन फ़ोन पर उधर से कोई नहीं बोलता। जब किसी की आवाज़ नहीं आती तो रीना फ़ोन रखकर जाने लगती है। जैसे ही वो जाने को होती है, वैसे ही फ़ोन की घंटी फिर से बजने लगती है। फिर वो वापस आकर फ़ोन उठाती है, लेकिन अभी भी ऊपर से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर रीना गुस्से में कहती है, जब बात करनी नहीं होती तो फ़ोन क्यों करते हो? ये बोलकर वो फ़ोन रख देती है। तभी उधर से एक आवाज़ आती है, रीना, मैं हूँ।
उस शख्स की आवाज़ को सुनकर रीना के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर पड़ता है और डर से वो कांपने लगती है। रीना भागकर अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और डर से कांपने लगती है। उसकी कानों में लगातार मानो वही आवाज़ गूंज रही हो, रीना, रीना मैं आ गया, रीना। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका नाम लेकर बार बार उसे वो शख्स अपने पास बुला रहा हो। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपना कान बंद कर देती है और कहती है, कौन हो तुम? क्यों क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? चिल्ला चिल्ला कर बोलते रहती है। आवाज़ सुनकर प्रजा, जो कि रीना का पति था, वो उठ जाता है और रीना से बोलता है, क्या हुआ? तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो और किसकी आवाज़ सुनना चाह रही हो? तभी रीना रुक रुक कर कहती है, प्रजा, वो आवाज़ उसकी। रीना साफ साफ बता नहीं पा रही थी। प्रजा बोलता है, रीना किसकी बात कर रही हो? क्या हुआ? कहीं फिर तुम्हारा भूत तो सवार नहीं हो गया, जैसा कि तुम्हें उस कॉटेज में हुआ था? कहीं तुम्हें फिर वही साया तो नज़र नहीं आ रहा? फिर भी रीना चुपचाप रहती है। तो प्रजा फिर चिल्लाते हुए कहता है, अब बताओगी भी क्या हुआ? रीना डर से कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर प्रजा उठकर एक गिलास पानी लेकर आता है और रीना को देता है और कहता है, पहले पानी पीकर अपने आप को शांत करो, उसके बाद बताना क्या हुआ। रीना कपकपाते हाथ से जैसे ही पानी का गिलास पकड़ती है, वैसे ही गिलास छूटकर नीचे गिर पड़ता है। ये देखकर प्रजा कहता है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा पानी का गिलास ले आता हूँ। ये बोलकर प्रजा कमरे से जाने लगता है तो रीना प्रजा का हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, प्रजा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी। फिर प्रजा रीना के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसके करीब जाकर बैठता है और कहता है, रीना, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने देखा? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम इतना डरी हुई क्यों? प्रजा, वो वो आ गया प्रजा, वो वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो अपना बदला लेने आ गया। जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता वह हमें चैन से रहने नहीं देगा। ये बोलकर रीना रोने लगती है। रीना को रोते देख प्रजा पूछता है, आखिर हुआ क्या? कौन आ गया? किसकी बात कर रही हो तुम? कौन अपना बदला लेना चाहता है? आखिर क्या किया तुमने? प्रजा के सवाल पर रीना चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि नहीं नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ और मैं ये प्रजा को क्या बता रही थी। प्रजा की बात सुनकर रीना गुस्से से कहती है, अगर तुम मेरी बात पर विश्वास कर लेते तो मुझे आज उस डर का एहसास नहीं होता। किस डर की बात कर रही हो तुम? उसी डर की बात कर रही हूँ मैं जो हिमाचल के कॉटेज में मेरे साथ हो रहा था। वही आवाज़ जो मुझे उस कॉटेज में सुनाई देती थी, आज फिर वही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तुम फिर उन्हीं बातों को लेकर बैठ गई हो। वहाँ जितने दिनों तक रहे तुम दिमाग ख़राब करते रही और अब तुम यहाँ भी शुरू हो गई। चलो सो जाओ अब जल्दी से, बहुत देर हो गई है, और हाँ, लाइट बंद कर देना। ये बोलकर वो दोबारा लेट गया। उसके लौटने के बाद रीना सोचती है कि प्रजा को कुछ भी बताना बेकार है। अगर प्रजा को पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। ये सोचते हुए वो बिस्तर पर लेटे जाती है और चादर से अपने को ढक लेती है। रीना की ये हरकत प्रजा को समझ में नहीं आती और वो सोचने लगता है कि क्या हुआ है इसे, जब देखो तब बहकी बहकी बातें करती रहती है। सोचते हुए वो सो जाता है, लेकिन रीना की आंखों में नींद कहाँ आने वाली थी। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। पूरी रात वो आंखों में गुजार देती है। आखिर रीना के साथ कॉटेज में क्या होता है जिसका डर उसे आज तक लगा हुआ था? यही बात अभी तक प्रजा सोच रहा था। सुबह हो गई थी। वो प्रजा को बिना बताए अपने पिताजी से मिलने जाती है। इधर जब प्रजा सोकर उठता है तो देखता है कि रीना कमरे में नहीं है। फिर वो रीना को आवाज़ लगाकर बुलाने लगता है। आवाज़ लगाने के बाद भी
जब रीना नहीं आती है तो नौकरों को बुलाकर पूछता है, मैडम कहाँ है? साहब, मैडम जी तो घर पर नहीं है, वो थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर निकली थी। नौकर की बात सुनकर प्रजा मन में सोचता है, यार कहाँ चली गई है, और वो भी इतनी सुबह सुबह उठकर। फिर प्रजा नौकर से पूछता है, कुछ बताकर तो गई होगी ना तुम्हें, वो कहाँ जा रही है? नौकर बोला, नहीं साहब, वो हमें कुछ भी नहीं बता के गई। ठीक है, तुम लोग जाओ और जाकर काम देखो। प्रजा सोचने लगता है कि आखिर रीना बिना किसी को बताए अचानक कहाँ चली गई। कई सवाल प्रजा के दिमाग में चलने लगे। उधर रीना अपने घर से निकलकर अपने पिताजी राघव जी के पास गई थी। राघव जी कलकत्ता एरिया का बहुत बड़ा नेता था और उस एरिया के सारे लोग राघव जी से बहुत डरते थे। उनका रीना के अलावा एक बेटा भी रहता है जिसका नाम था रघु, जो किसी हैवान से कम नहीं है और अपने बाप का पद का फ़ायदा उठाकर अक्सर गरीबों से लूट माल करता रहता था। रीना की माँ राधिका और उसकी दादी दोनों अपने पति और बेटे के अत्याचार को देखकर चुप रहती थी, क्योंकि उनके घर में औरतों का बोलने का कोई हक नहीं था। ये है रीना का परिवार। उधर रीना घर पहुंचती है और तेज़ी चाल से चढ़ते हुए अपने घर के अंदर पहुंचती है तो सामने अपनी माँ को देखकर पूछती है, मम्मी, पिताजी कहाँ हैं? उसकी माँ रीना को बेचैन देखकर पूछती है, रीना क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है, और इतनी सुबह, वो भी यहाँ? कुछ हुआ है क्या? माँ के पूछने पर रीना कुछ नहीं बताती और कहती है, माँ पिताजी कहाँ हैं, ये बताओ, बाकी सवाल बाद में करना। अच्छा तुम रहने दो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। बोलकर वो अपने पिता को हर कमरे में जा कर ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो अपनी दादी के कमरे में पहुँच जाती है। दादी की नज़र जब रीना पर पड़ती है तो उसकी दादी पूछती है, रीना तू कब आई? हमारे पास आकर बैठना। दादी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले मुझे ये बताओ पिताजी कहाँ हैं? हर कमरे में देख लिया, कहीं नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं गए? रीना, तू ससुराल जाकर सब कुछ भूल गई क्या? तुझे नहीं पता कि इस वक्त तेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? जाकर लाइब्रेरी में देख, वही होंगे। दादी की बात सुनकर रीना दौड़कर लाइब्रेरी की तरफ जाती है। जब वह लाइब्रेरी में पहुंचती है तो देखती है कि उसके बाबा चेयर में बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं। फिर वह दरवाजे से कहती है, पिताजी। आवाज़ सुनकर राघव घूमकर देखता है तो दिखता है कि रीना दरवाजे पर खड़ी है। उसे देखकर वह कहता है, रीना बेटा, तू सुबह सुबह कुछ काम था क्या? कमरे के अंदर आकर उनके पैरों के पास बैठकर कहती है वो, पिताजी वो आ गया है। पिताजी पिताजी वो आ गया है, मुझे नहीं छोड़ेगा, कुछ करो पिताजी। राघव रीना को उठाते हुए कुर्सी में बैठाते हैं और पूछते हैं, बेटा तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या क्या हुआ है? कौन कौन तुझे नहीं छोड़ेगा? किसकी बात कर रही है तू? फिर रीना हकलाते हुए कहती है, पिता वो पिताजी पिताजी वो बोल नहीं पा रही थी, फिर वो रोने लगती है। राघव कड़ी आवाज़ में कहता है, रीना, तुम मेरी बेटी होकर न डर रही हो? आखिर तुम किसका नाम लेना चाह रही हो? ज़ुबान पर लाओ तो सही, फिर मैं देखता हूँ उसे। और क्यों रो रही हो तुम? ऐसा कौन आ गया तुम्हारे जीवन में जिसकी वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं? क्या प्रजा ने कुछ किया है? तो मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। रोते रोते वह कहती है, पिताजी, प्रजा ने कुछ नहीं किया, बल्कि आजकल जो मेरे साथ हो रहा है उससे मैं डर गई हूँ। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, कोई है जो मेरे आसपास घूमता रहता है, मेरा जीना हराम हो गया है। पिताजी, ना मैं सो पा रही हूँ, ना कुछ सोच पा रही हूँ, हर समय उसी का ही ख्याल मेरे आसपास घूमता रहता है। पिताजी, वो मुझे जीने नहीं देगा। पिताजी, आधी रात को 3 बजे मुझे फ़ोन करता है, और आपको पता है वो आवाज़ किसकी जैसी लगती है? वो बोलकर चुप हो जाती है। कौन है वो, और तू किसकी आवाज़ की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़रा खुलकर बताओगी? रीना गुस्सा होकर कहती है, पिताजी, आपने कहा था ना कि आप उसे कुछ नहीं करोगे।
बल्कि यहाँ से कहीं दूर भेज दोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया और उसे मेरे रास्ते से हटाने के लिए उसे जान से मार दिया। रीना का कहने का मतलब वो समझ जाते हैं और कहते हैं, ओहो, अब समझा मैं तुम किसकी बात कर रही हो। लेकिन याद रखना, अभी तुमने जो कुछ भी मेरे सामने कहा उस बात का जिक्र प्रजा के सामने मत करना, वरना तुमको पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है। और रही बात उसके साथ कुछ गलत करने की, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ उसे डरा धमका कर उसके परिवार के साथ यहाँ से बहुत दूर भिजवा दिया है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो लोग यहाँ आने की गलती अब नहीं करेंगे। तो फिर उसके होने का एहसास मुझे क्यों हो रहा है? ज़रूर तुमको किसी और चीज़ का भ्रम हो रहा है बेटा, गंभीर आवाज़ में कहती है। नहीं बाबा, भ्रम भ्रम नहीं है, बल्कि वो हमेशा मेरे आसपास ही रहता है और वो आवाज़ बिल्कुल उसी की तरह लगती है। तो फिर मैं कैसे नहीं समझूं कि वो नहीं है। बेटा पहले तू अपने आप को शांत कर, उसके बाद शुरू से बता हुआ क्या। आखिर तुझे परेशान कौन